Hey guys, welcome back to my YouTube channel A. Medical Knowledge. This is the most awaited video क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आए थे कि आप जो है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे वीडियो बनाएं। आज से हम अपने कॉग्निटिव साइकोलॉजी के लेक्चर्स स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डेफिनेशन ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इसकी इम्पोर्टेंस, ओरिजिन और इमर्जेंस पढ़ेंगे मॉडर्न कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले ना आप लोगों ने क्या करना है, आपको कॉग्निटिव साइकोलॉजी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। इसके लिए जो है आप ये देख रहे हैं, फर्स्ट ही लाइन है और इसके अंदर जो है वो आप लोग देख सकते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी और मेंटल एक्टिविटी डिस्क्राइब द एक्विजिशन, स्टोरेज, ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूज़ ऑफ नॉलेज। अब जो लोग पुराने हैं उनको पता है कि मैं किस तरह पढ़ाती हूँ। मैं जो हूँ वो मोस्टली कोशिश करती हूँ कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आप लोगों तक सारी नॉलेज पहुँचाऊँ। स्टार्ट करते हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है। इसके अंदर हम लोग मेंटल एक्टिविटी को सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं, मेंटल प्रोसेसेस को डिस्क्राइब करते हैं कि नॉलेज किस तरह एक्वाइज हम करते हैं, मतलब किस तरह नॉलेज को हम हासिल करते हैं, किस तरह हम नॉलेज को हासिल करते हैं और फिर उसको किस तरह स्टोर करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उस नॉलेज को। ये सब कुछ हम लोग कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। लिहाजा ये जो है ना, अभी ये जो मैंने लाइन पढ़ी है, ये इसकी इंट्रोडक्टरी लाइन है, डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन मैं अभी आपको खुद लिखवाऊंगी। जो है अब हम चलते हैं आगे अपने पर्सपेक्टिव की तरफ कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर जो है हम लोग दो मेन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ये दो मेन चीज़ें ये लिखी हुई हैं, टू मीनिंग्स। सबसे पहले जो है ना हम लोग क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि जो कॉग्निशन का वर्ड है उसका मतलब होता है कि ये मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड है। आप इसको जो है ना यहाँ पे हेडिंग लिटरल मीनिंग की भी बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है। लिटरल मीनिंग की भी आप हेडिंग बना सकते हैं। कि इसका जो है यहाँ पे लिटरल मीनिंग ये बता रहे हैं कि जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो दो टर्म से रिलेटेड है, दो उसके मेन पॉइंट्स हैं, दो उसके मतलब निकलते हैं। सबसे पहले तो ये बात कि हम लोग मेंटल एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हैं और दूसरा इसकी थ्योरेटिकल अप्रोच है, ठीक है, वो हम लोगों ने डिस्कस करनी है, थ्योरेटिकल अप्रोच। ये यहाँ तक जो है ना ये हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन के अंदर। डेफिनेशन नहीं, आप कह लें इंट्रोडक्शन के अंदर। डेफिनेशन जो है वो अभी मैं आपको लिखवाने लगी हूँ, आप साथ साथ जो है वो लिखें। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, नहीं कॉग्निटिव या कॉग्निशन, कॉग्निटिव साइकोलॉजी या कॉग्निशन भी आप लिख सकते हैं, रेफर्स टू द मेंटल processes that allow us to perceive, that allow us to perceive, comma, process and respond to information from our environment। ठीक है, अब ये हो गया, हम इसको जो है वो रेड में कर लेते हैं, डन हो गया। अब ये जो है ना, ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी की डेफिनेशन है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी रेफर्स टू द मेंटल प्रोसेसेस दैट अलाउ अस टू परसीव, प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे जो है ना, आपको ये मैंने सिंपल वर्डिंग के अंदर रहते हुए डेफिनेशन को डिफ़ाइन करने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। सबसे पहले जो है ना, मैं आपको दोबारा इंट्रोडक्शन का बता देती हूँ। आपने सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना वो यहाँ तक इंट्रोडक्शन लिखना है।
यहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारे पास इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास कॉग्निटिव साइकोलॉजी की ये डेफिनेशन, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपने लिखनी है। और इसके अंदर जो है ना कि परसीव का मतलब होता है कि हम किस तरह चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरह चीज़ों को देखते हैं। परसीव के यहाँ पे स्पेलिंग गलत टाइप हो गए, PERCEIVE है। सो यहाँ पे जो है ना PER आएगा, ये आप ठीक कर लीजिएगा। सो यहाँ पे हम क्या करें कि हम किस तरह चीज़ों को परसीव कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं और किस तरह उनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, ये सारा कुछ हम कॉग्निशन में पढ़ते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। अब इसके अंदर कुछ प्रोसेसेस इंक्लूड हो जाते हैं, वो मैं आपको डिक्टेट कराती हूँ, वो भी आप लिख लें। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है अटेंशन, फिर आ जाता है मेमोरी, फिर आ जाता है लैंग्वेज, फिर आता है रीजनिंग, फिर आ जाता है हमारे पास परसेप्शन, फिर आ जाता है लर्निंग, फिर हमारे पास आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर आ जाता है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। सो ये सारे प्रोसेसेस हम लोग कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये थी डेफिनेशन और अ बिट इंट्रोडक्शन टू व्हाट इज़ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब जो है ना हम लोग इसकी रीजंस स्टडी करने लगे हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी की क्या रीजंस हैं। सो यहाँ पे अगेन मैं आपको जो हूँ वो एक टेक्स्ट लिखवाने लगी हूँ एक हेडिंग की फॉर्म में। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ से अंडरस्टैंड आपको हो जाएगा। सो सबसे पहले हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, कि हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी को स्टडी ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे पास दूसरी हेडिंग आ जाएगी वो आ जाएगी इम्प्रूविंग लर्निंग मेथड्स। फिर जो हमारे पास इसके बाद वाली हेडिंग आ जाएगी वो आ जाएगी इन्हेंसिंग मेंटल हेल्थ। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना हमारे पास आ जाएगी कि कनेक्शन विद एरियाज ऑफ साइकोलॉजी, कि इसका कनेक्शन डिफरेंट एरियाज ऑफ साइकोलॉजी के साथ क्या है। फिर हम देखेंगे कनेक्शन विद न्यूरोसाइंस। अब ये जो है ना, ये न्यूरोसाइंस वाला जो है ना ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अभी तो हम लोग सिर्फ सरसरी तौर पे इसको एक्सप्लेन करेंगे ना। सो ये सॉरी, ये जो है हमारे पास पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर जो है वो हमारे पास पांचवा पॉइंट आ गया, कनेक्शन विद न्यूरोसाइंस, ये लिख लीजिएगा। तो ये 5 पॉइंट्स ना हमने रीजंस के अंदर स्टडी करने हैं। सबसे पहले जो है ना अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, कि हम ह्यूमन बिहेवियर को किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं और क्यों ही हम हमेशा कॉग्निशन में ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेंगे। क्योंकि हम ह्यूमन बिहेवियर को इस तरह अंडरस्टैंड कॉग्निशन में करेंगे क्योंकि हम सोचते हैं, याद करते हैं, रिमेंबर करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको इंग्लिश में भी साथ साथ बता देती हूँ कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ पीपल थिंक, लर्न एंड रिमेंबर। और ये सारे अब मेंटल प्रोसेसेस आ जाते हैं। इसकी वजह से हम ह्यूमंस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने को इम्पॉर्टेंट समझते हैं और इसको समझते हैं कि कॉग्निशन के अंदर क्लासिफाई होता है कि किस तरह एक पर्सन सोचता है, किस तरह एक पर्सन रिस्पॉन्ड करता है, किस तरह एक पर्सन याद करता है। लर्निंग के प्रोसेसेस आ जाते हैं, मेमोरी के प्रोसेसेस आ जाते हैं। तो ये सारा हमारे पास बिहेवियर में ही आता है ना। फिर इम्प्रूविंग लर्निंग मेथड, अब हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, निमोनिक्स होती हैं जो हम आगे जाके कॉग्निशन में स्टडी करेंगे। सो ये इसलिए भी ज़रूरी है कॉग्निशन को स्टडी करना कि हम अपने लर्निंग मेथड्स को इम्प्रूव कर सकें। इन्हेंसिंग मेंटल हेल्थ, अब हमारे पास मेंटल हेल्थ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे कॉग्निटिव साइकोलॉजी में डिफरेंट थेरेपीज़ यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आ जाती है, CBT। इसको हम आगे जाके स्टडी करेंगे। इसके अंदर क्या होता है मैं आपको ब्रीफ सा बता देती हूँ कि इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, वो नेगेटिव थॉट पैटर्न को रिमूव करते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को इन्हांस करने के लिए अपने माइंड से जो है वो नेगेटिव थॉट पैटर्न को रिमूव करते हैं। इस थेरेपी को हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसके बाद जो आ जाते हैं ना हमारे पास कनेक्शन विद न्यूरोसाइंस और कनेक्शन विद एरियाज ऑफ साइकोलॉजी। अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास कनेक्शन विद एरियाज ऑफ साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज ऑल्सो रिलेटेड टू क्लिनिकल साइकोलॉजी एज वेल एज एजुकेशनल एंड सोशल साइकोलॉजी। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है
रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज ऑल्सो रिलेटेड टू, ये देखिए ये लिखा हुआ है, सोशल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी और ये क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये ओवरलैप हो गए। सो जो है ना आप इनको देख लीजिएगा, ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, आपको आसानी से मिल जाएंगे, आप इनको डिटेल में करने के लिए पढ़ भी सकते हैं। अब कनेक्शन विद न्यूरोसाइंस, ये देखिए ये आ गया न्यूरोसाइंस का, कि न्यूरो साइकोलॉजी जो है ना वो हम कॉग्निशन के अंदर स्टडी करते हैं। सो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है वो कॉग्निशन को, कॉग्निटिव साइकोलॉजी को स्टडी करें। अब ये आ गई थी रीज़न। अब जो हमारे पास मेन और डिटेल टॉपिक है वो आ जाता है इमर्जेंस और ओरिजिन। इमर्जेंस तो फिर भी छोटा है, लेकिन जो हमारे पास जो है ना ओरिजिन, वो काफ़ी लंबा टॉपिक है। सो पहले हम इमर्जेंस कर लेते हैं और फिर हम ओरिजिन पे चलेंगे। अब मैं आपको साथ-साथ मेरी वीडियोज़ आपकी वोकैब्युलरी भी इम्प्रूव करती हैं, तो इमर्जेंस और ओरिजिन में क्या फ़र्क है ये हम पहले मैं आपको बताती हूँ। इमर्जेंस का मतलब होता है ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे एक स्पेसिफ़िक चीज़ जो है वो क्या हुई है, प्रोमिनेंट हुई है, वो इम्पोर्टेंस उसने अपनी ज़ाहिर की, वो इमर्जेंस होता है सिंपली। और ओरिजिन का मतलब सिंपल आपको पता है कि किस तरह निकली है, असल सोर्स क्या था, फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम हर चीज़ को ओरिजिन के अंदर स्टडी करेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ ओरिजिन थोड़ा लंबा प्रोसेस है और लंबा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि सारी हिस्ट्री हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। और जो इमर्जेंस है ये जो थोड़ा-सा है। सो यहाँ पे आपने सिर्फ़ 2 जो है वो आपने बतानी है, जो डेट्स हैं, एक 1956 और 1960s। 1956 के अंदर जो है ना ये एक प्रोलिफिक ईयर कहलाता है। प्रोलिफिक ईयर का मतलब होता है कि काबिल अमल ईयर। यहाँ पे इस साल के अंदर जो है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स, बहुत ही ज़्यादा रिसर्चेस हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें पब्लिश्ड हुई हैं, इसलिए हम प्रोलिफिक ईयर इसको कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये 1956 का जो ईयर है वो क्यों प्रोलिफिक है टूवर्ड्स कॉग्निटिव साइकोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो वेरियस बुक्स और आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं ऑन अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। सो इसलिए ये जो है यहाँ पे जो फेमस होना शुरू हुई है 1956 में। और 1960s में क्या हुआ, द मेथडोलॉजी, अप्रोच, एटीट्यूड हैड सब्सटेंशियली चेंज्ड। अब सब्सटेंशियली चेंज का मतलब होता है कि काफ़ी हद तक जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर, जो साइकोलॉजी के अंदर हम मेथड्स और अप्रोच और एटीट्यूड्स स्टडी करते थे वो चेंज हुई हैं। अब जो है ना हम लोग इसके बाद जो है वो इसकी हम इस तरह की चीज़ों को कॉग्निटिव रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू राइज ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब यहाँ से हमारे पास मेन जो हमारा टॉपिक है ओरिजिन का, वो टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहीं से ये हमारे पास मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाता है ओरिजिन का। सो ओरिजिन के अंदर जो है हम सबसे पहले फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द राइज ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इसके अंदर हमारे पास वेरियस डिफरेंट कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे डिक्रीज्ड इंटरेस्ट इन बिहेवियरिज्म, फिर हमारे पास डेवलपमेंट इन लिंग्विस्टिक पढ़ेंगे, फिर हम रिसर्च ऑन चिल्ड्रंस थॉट प्रोसेसेस, और फिर हम एटकिंसन और शिफ्रिंग का वर्क पढ़ेंगे, और फिर हम इस सब को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। अब ये यहाँ से मैंने आपको बता दिया है कि ये वाली हेडिंग से ओरिजिन की हेडिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। और मैं जो हूँ ना ये पीडीएफ आप फ़िक्र मत करें, मैं इसको अटैच भी कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप आसानी से जो है ना वो इसको प्रिंट आउट भी करवा सकें और समझ भी सकें। सो हमारे पास फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू राइज ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी मतलब ओरिजिन आ जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहले स्टार्ट हम देखेंगे किस तरह स्टार्ट हुआ है, और आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरह कॉग्निटिव साइकोलॉजी में तरक्की हुई है। ठीक है, अब हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी को देखते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए हैं। क्यों डिसअपॉइंटेड हुए हैं, क्योंकि जो हमारे पास बिहेवियरिस्ट आउटलुक की वजह से, बिहेवियरिज्म जो है ना वो स्कूल वो पुराना है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ, बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट में, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के सेक्शन के अंदर, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। सो कॉग्निशन के ऊपर तो अब मैं पोस्ट कर रही हूँ ऑफिशियली। सो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया है। वो कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जो कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। इसके अंदर जो मेन आता है वो आता है, यहाँ पे आपको एक वर्ड मिलेगा, थ्री कंटेंट
स्ट्रक्चर ना थ्री कंटेंट रिसर्च करके यहाँ वर्ड है, जैसे वो आएगा मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, जो हमारे पास मेन ये रहा थ्री कंटेंट एरियाज, जिसकी वजह से जो हमारे पास कॉग्निटिव साइकोलॉजी है इसका हमारे पास ओरिजिन हुआ, इसकी हमारे पास हाइप आई है। वो आपको मैं आखिर पे बताती हूँ कंक्लूड करते हुए कि कौन से वो थ्री कंटेंट है। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है इंट्रोडक्शन में कि ओरिजिन के डी मेरिट्स ऑफ बिहेवियरिज्म। अब यहाँ पे जो है ना हम बिहेवियरिज्म के डी मेरिट्स ही स्टडी करने लगेंगे, क्या क्या डी मेरिट्स थे बिहेवियरिज्म के। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास डी मेरिट बिहेवियरिज्म के अंदर हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं। ऑब्जर्वेबल स्टिमुलाई स्टडी करते हैं, फिर जो है हम यहाँ पे इसके अलावा रिस्पॉन्सेज और री इन्फोर्समेंट स्टडी करते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है। इन सब को स्टडी करते हुए, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास जो एक मेन कॉन्सेप्ट है मेमोरी का, वो हम इग्नोर कर रहे हैं। मेमोरी के कॉन्सेप्ट की वजह से ही हमारे पास जो है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का ओरिजिन हुआ। ये देखो, ये यहाँ लिखा हुआ है कि रिसर्चर्स ने जो है मेमोरी के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से ह्यूमन माइंड के को स्टडी करने के लिए हमारे पास बिहेवियरिज्म स्कूल जो है वो लैक कर है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। इसके लिए हमें एक और स्कूल की ज़रूरत है जो कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है बाद में इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब यहाँ पे आपने लिखना है डिक्रीज इंटरेस्ट इन बिहेवियरिज्म के जो है ना लोगों का, जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने अपना इंटरेस्ट जो है वो डिक्रीज़ किया है। और वो कहते हैं कि बिहेवियरिज्म के अंदर जो हम थ्री मेन कॉन्सेप्ट ऑब्जर्वेबल स्टिमुलाई, रिस्पॉन्सेज और री इन्फोर्समेंट है, ये प्रॉपरली ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन मेमोरी को, लर्निंग को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो ये हमारे पास पहला आ गया। उसके बाद आ जाता है डेवलपमेंट, ये लिंग्विस्टिक का, कि लिंग्विस्टिक के अंदर जो है वो जिस तरह की डेवलपमेंट हुई है अ, उसकी वजह से जो है हमारे पास साइकोलॉजी जो है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है। इसके अंदर जो है वो हमारे पास नॉर्म क्लॉम्सी आ जाते हैं, ये रेज हो रहा है, नॉर्म क्लॉम्सी आ जाते हैं, कॉम्सी भी इनको कहते हैं। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे आके कि जो हमारे पास बिहेवियरिज्म स्कूल है वो स्पेसिफिक नॉलेज लैक कर रहा है, क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज डेवलपमेंट है या जो लर्निंग थ्रू लैंग्वेज है, कि हम जब लैंग्वेज को, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को याद करते हैं तो ये एक मुश्किल प्रोसेस है। ये हम बिहेवियर पे सिर्फ उसको ये नहीं कह सकते कि हम बिहेवियर को स्टडी करें तो हम लैंग्वेज सीख सकते हैं। इसके लिए हमें सम कॉन्सेप्ट की और ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अंदर जो है वो कहते हैं कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो प्रोसेस है। इसके अंदर जो है हमें मोर लर्निंग डेवलपमेंट की ज़रूरत है, कि किस तरह ह्यूमन बिहेवियर से ज़्यादा भी और जो मेन कॉन्सेप्ट है उनको समझने की ज़रूरत है। वो ये कहते हैं कि हमारे अंदर जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर इनबोर्न एबिलिटी होती है टू मास्टर ऑल द कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरिड एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। अब ये तो हमारे पास गलत हो गया ना, क्योंकि बिहेवियरिज्म में हम ये कहते हैं कि हम जो भी सीखते हैं इन्वायरमेंट से सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है जो क्लमसी है, जो नोम है, वो ये कह रहे हैं कि इनबॉर्न एबिलिटी है इंडिविजुअल्स के अंदर के वो लैंग्वेज को याद कर सकते हैं, है भी। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो रिफ्लेक्सेस के साथ पैदा होता है, डिफरेंट डिफरेंट, आपको पता है, वो भी मैं आपको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ा चुकी हूँ, जो जितने भी रिफ्लेक्सेस थे। तो यहाँ पे वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो है हम बिहेवियर की बेस पे लैंग्वेज डेवलपमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सबसे पहले बिहेवियरिज्म का आपने बताना है, फिर लैंग्वेज का आपने बताना है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हम बिहेवियर की बेस पे नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो है मेमोरी आ गई। इन दी एंड ऑफ 1950 पे मेमोरी का सारा कॉन्सेप्ट आ गया कि मेमोरी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और ये भी हम बिहेवियर की बेस पे जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर इसके बाद जो है ये पेज गलत मिसप्रिंट हुआ है यहाँ से। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास प्याजे आ जाते हैं। सबसे पहले हमने डीमेरिट्स ऑफ बिहेवियरिज्म पढ़ा, फिर उसके बाद डिक्रीज्ड इंटरेस्ट इन बिहेवियरिज्म, फिर जो है हमने डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक पढ़ा। अब हम प्याजे की पढ़ने लगे कि प्याजे ने किस तरह कंट्रीब्यूट किया है कि जो है हम डेवलप कर सकें कॉग्निटिव साइकोलॉजी को।
अब जो है ना पियाजे पियाजे ये कहते हैं कि जो इन्होंने बेसिकली चाइल्ड्स थॉट प्रोसेसेस को स्टडी किया, जो स्टेजेस दिए सेंसरी मोटर, यहाँ पे वो मेंशन नहीं है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। ये सेंसरी मोटर थी, प्री ऑपरेशनल थी, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल की उन्होंने स्टेजेस दी थी। सो उन्होंने लर्निंग के ऊपर ही दी थी ना कि हम किस तरह बच्चे जो है वो डिफरेंट स्टेजेस पे अपने आप को चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। According to Piaget, children actively explore their world in order to understand important concepts. Children's cognitive strategies change as they mature, and adolescents often use sophisticated strategies in order to conduct experiment about scientific principles. अब यहाँ पे जो है, जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो ये है कि पियाजे ये कहते हैं कि जो चिल्ड्रन हैं वो अपना नॉलेज गेन करने के लिए वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं, और डिफरेंट स्टेजेस पे उनकी जो कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज है वो चेंज होती रहती है। अब यहाँ पे जो है ना, आपने ये वाला जो है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, वी हैव से लेके लास्ट तक, ये हम आखिर पे कंक्लूजन में लिखेंगे। इससे पहले जो है ना, क्योंकि यहाँ पे इन द मिड ऑफ 1970s का जिक्र है, उससे पहले जो है ना हम 1960s का जिक्र करते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था, किस तरह, और क्योंकि हम डिटेल ओरिजिन पढ़े ना इसकी वजह से। यहाँ पे जो है वो हम देखते हैं कि क्या है। उन्होंने हमारे पास जो है दो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट आए थे, रिचर्ड एटकिंसन और दूसरे थे रिचर्ड शिफ्रिन। अब एटकिंसन और शिफ्रिन भी इनको कहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि हम लोग जो है ना मेमोरी को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किस तरह कर सकते हैं। इन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल दिया। इसके अंदर जो है ना, मैं इस सब को आपको सम अप करके बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं मेमोरी पे आपको पहले भी वैसे एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, आप इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी वाले पोर्शन में जाकर मेमोरी पे देख सकते हैं। सो अभी जो है ना, मैं आपको सिर्फ जो मेन मेन इंफॉर्मेशन है वो देने लगी हूँ। सो यहाँ पे एटकिंसन और शिफ्रिंग क्या कहते हैं कि इन्होंने मेमोरी को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया। सबसे पहले इन्होंने कहा कि हमारे पास होती है सेंसरी इंफॉर्मेशन स्टोरेज। इन्होंने कहा हमारे पास पहली स्टेज सेंसरी इंफॉर्मेशन स्टोरेज की आ जाती है। उसके बाद उन्होंने कहा हमारे पास आ जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। फिर उन्होंने कहा इसके बाद हमारे पास आ जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये था हमारे पास ये सेंसरी इंफॉर्मेशन स्टोरेज जो कि है नंबर 1। फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी नंबर 2 और 3 पे हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब जो है ना यहाँ पे शिफ्रिन और एटकिंसन कहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है सेंसरी में वो होती है लेस देन अ सेकेंड, मेनली अबाउट 2 सेकेंड और लेस। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकेंड या इससे हमेशा कम ही रहती है। जैसे अब मैं आपको बारी बारी एक्सप्लेन करती हूँ। सेंसरी इंफॉर्मेशन में हमारे पास किस तरह आती है। अब सेंसरी इंफॉर्मेशन मतलब इट इज़ रिलेटेड टू ये सेंसरी ऑर्गन्स ना, जो कि हमारे पास आइज़ आ जाती है, ईयर्स आ जाते हैं, नोज़ आ जाते हैं, हैंड्स आ जाते हैं, विजन टच वगैरह ना, ये सेंसरी ऑर्गन्स आके, और जो हमारे पास सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारी इंक्लूड होती है विजन, आंख जो करती है, नोज से स्मेल, ईयर से हम सुनते हैं, फिर टंग, और फिर हैंड्स और टच की सेंसेशन है सारी। सो ये कह रहे हैं कि सेंसरी इंफॉर्मेशन में हमारे पास इंफॉर्मेशन किस तरह आती है। सबसे पहले जो इन्वायरमेंट से एक्सटर्नल स्टिमुलाई का आपको कॉन्सेप्ट पहले ही पता है कि जो लाइट में भी इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, साउंड में भी इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो जैसे जैसे एक्सटर्नल स्टिमुलाई से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है ना, वो हमारे ब्रेन के अंदर जाती है। लेकिन जो हमारे पास सेंसरी इंफॉर्मेशन के अंदर स्टोरेज होती है वो सिर्फ 2 या 2 सेकंड से कम के अंदर स्टोर होती है। सेंसरी इंफॉर्मेशन में जैसे हम, अब आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी जब मैं आपको एग्जांपल दूंगी। जैसे हम सब जो हैं बच्चे क्लास में बैठे होते हैं, सो जो प्रोफेसर लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं, अगर हम सुन रहे हों, जैसे हम कौन कौन सी सेंसेस यूज़ करते हैं, विजन प्रोफेसर को देख रहे होते हैं, दूसरा हेयरिंग यूज़ कर रहे होते हैं कि हम सुन भी रहे होते हैं। सो ये दो सेंसेस हमारे पास मोस्टली यूज़ हो रही होती है लेक्चर लेते वक्त। सो हम जब सुन रहे होते हैं तो हमारा ध्यान कहीं पे डिस्ट्रैक्शन भी हो रही होती है, टेंशन जो, क्योंकि हमारा टेंशन का स्पैन भी कम होता है। क्या हो रहा था कि हम अटेंशन डाइवर्ज हो रही होती है, हम लोग ऑल दो सुन रहे होते हैं। हमारे पास जो प्रोफेसर ने चीज़ें कही थी एट द एंड हमारे पास सिर्फ एक दो चीज़ें याद रहती है, राइट, अगर हम सुन रहे हो और प्रोफेसर को देख रहे हो।
सो ये हमारे पास जाता है सेंसरी इंफॉर्मेशन स्टोरेज में, कि हम लोग अपनी सेंसरी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं अपने ब्रेन में। अब जो सेकंड है वो आ जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 30 सेकंड्स और लेस देन 30 सेकंड्स के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब यहाँ पे लेक्चर के ही हम देखते हैं कि जो है ना, हम गौर से लेक्चर सुन रहे हैं, साथ-साथ नोट भी कर रहे हैं। सो कुछ-कुछ चीज़ें जो है ना हमारे 30 सेकंड्स के लिए जो है वो चली गई है ब्रेन के अंदर। लेकिन अगर मैं नो आपको कहूँ नोट्स बन करके सुनाऊँ तो आपको 2 से 3 चीज़ें र याद रह जाएगी, लेकिन जब तक आप उसको रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको याद नहीं रहेगी। तो ये हमारे पास आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जो है हमारे पास इन्फॉर्मेशन 30 सेकंड्स और लेस देन 30 सेकंड्स के लिए स्टोर होती है। उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन वैनिश हो जाती है। अब इसके बाद आ जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो कि सबका जो है ना मेन है। इसको जो है हम लॉन्ग टर्म मेमोरी को परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम वर्किंग मेमोरी कहते हैं। अब यहाँ पे जो है ना, अगर आपने एक, जैसे मैंने आपको अभी भी एग्जांपल दी कि हमने नोट से जो है अपना लेक्चर नोट किया। अब आपने क्या किया, उसको घर जाकर रिवाइज किया। अब आपने एट लीस्ट जो रिसर्च के मुताबिक 15 डेज़ का गैप दिया। उसके बाद आपने दोबारा जो है ना वो लेक्चर को रिवाइज़ किया। सो रिसर्चर्स ये कहती हैं, वो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है ना, ये एक ब्रॉडर टर्म है, एक ब्रॉडर स्टोरेज हाउस है। इसके अंदर आप जो है ना ज़्यादा देर तक इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं। जैसे आज का लेक्चर, अगर आज आपने लेक्चर लिया और मेरी वीडियो के बाद आप ये लेक्चर बंद कर देंगे, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रहेगी ओरिजिन वगैरह की, कि ये हमने पढ़ा, सरसरी सी चीज़ें याद रहेगी। लेकिन जब आप नोट करेंगे और आप फिर उसके बाद रिवाइज़ करेंगे, फिर आप हफ़्ते 2 हफ़्ते का गैप देने के बाद दोबारा वो चीज़ें दोबारा रिवाइज़ करेंगे, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। मतलब वो आपकी मिड्स या फाइनल्स तक जो है ना वो कारआमद साबित होगी। तो आपने यही करना है कि जो है हमारे ये जो लेक्चर है उसको गौर से सुनना है, उसको नोट करना है, और फिर रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है लर्निंग के अंदर। सो ये वाला जो है ना पेज, ये यही कह रहा है, यहाँ पे जो है जो मिसप्रिंट गलती से हो गया हमारे पास, ये थर्ड वाला फोर्थ पे जाना था, फोर्थ वाला थर्ड पे आना था। यहाँ पे ये देखें, आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी के कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, या आप अच्छी तरीके से खुद भी थोड़ा रीड कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म मेमोरी के मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो है हम कंक्लूजन देख लेते हैं। जो मैंने आपको कहा था यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कंक्लूजन होगा, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। कंक्लूजन के लिए हमें पेज नंबर जो है वो जाना पड़ेगा, ये 3 पेज पे। ठीक, ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक को हमने कंक्लूड करना है ऑरिजिन को, कि इन द मिड ऑफ 1970s the cognitive approach had replaced the behavioral approach as a dominant theory in psychological research। अब ये आपने कंक्लूजन में लिखना है, और वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जो 3 पर्सपेक्टिव्स हैं वो हमारे पास आ जाते हैं, लिंग्विस्टिक, मेमोरी और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जिन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर मेन रोल अदा किया है, और उनकी वजह से ही हमारे पास जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो वजूद में आई है। सो ये था हमारे पास आज का सारा लेक्चर। सो आप लोगों ने फ़िक्र नहीं करनी, मैं जो हूँ इसको पीडीएफ फॉर्म में भी डिस्क्रिप्शन के अंदर अटैच कर दूँगी। और ये हमारा आज था इंट्रोडक्टरी वीडियो। इसके बाद जो है हम लोग अपने जो मेन कॉन्सेप्ट है उनको भी स्टडी करेंगे। यहाँ पे जैसे न्यूरोसाइंस के साथ कनेक्शन, ये सारी चीज़ें हम बहुत जल्द स्टडी करेंगे इसके अंदर। सो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई भी मुश्किल है, कोई भी मसला है, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, सो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो स्टे ट्यून विद माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।